से भरपूर जोक दर जोक में हिना नियाजी और ताहिर सरवर मीर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं जोक म्यूजियम से आए साफी साहब और फवाद चौधरी साहब। क्या हुआ साफी साहब, आप लोगों ने एक दूसरे से मुंह क्यों फेर लिए? हिना, मैं ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगता, सिर्फ इंटरव्यू करता हूँ जी, वो भी बाद में हिस्ट्री बन जाते हैं। बिल्कुल। असल में हिना, आपका बहुत शुक्रिया, आपने जोक दर जोक में मुझे दोबारा बुलवाया। लोग आपकी इतनी तारीफ़ें करते हैं, आप इतना अच्छा शो कर रही हैं, आपने तो इन शोज़ का ट्रेंड ही बदल दिया आके। वो कैसे? लोग अब मुझे भी कहते हैं कि हिना की तरह लहक लहक के कहा करो। मैं हूँ सलीम साफ़ी और आप देख रहे हैं जोक दर जोक। अमीर साहब और सहाफी बाबू तो इंटरव्यू लेते रहते हैं, लेकिन जो मैंने इंटरव्यू दे दी है, जाकर उसकी रेटिंग तो चेक करें। जी, बड़े क्लिप्स वायरल हुए हैं। अमीर साहब, आपके मुंह में घी शक्कर और इतने क्लिप तो हिट शकीरा के नहीं हुए जितने इस मिनिस्टर के हो गए। भाई हिना, आज तो आपने स्टूडियो में बाहुबली और बलाल देव इकट्ठे बैठा दिए। लेकिन मीर साहब, भल्लाल देव आप हैं और मैं बाहुबली। ये तो कप्तान का कटप्पा है। चले ऐसे ही सही, लेकिन याद रखे बाहुबली को कटप्पा नहीं मारा था। चलो, कटप्पा ने तो बाहुबली को मारा था, लेकिन कटप्पा को 100 दिन का एजेंडा मरवाएगा। मीर साहब, ऐसे फवाद चौधरी बड़े एक्टिव इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। भाई ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो हैं, लेकिन पीटीआई के डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। बिल्कुल, ये तो है। अमीर साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर करता क्या है? परवेज रशीद और मरियम औरंगजेब क्या करते थे? ये दोनों तो अजीम लोग हैं, परवेज रशीद साहब और मरियम औरंगजेब साहिबा। इन्होंने ही असल में दुनिया को बताया है कि वजीर इत्तलात और नशरियात होता क्या है। भाई परवेज रशीद साहब ने ये बताया है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की कुर्बानी जायज़ होती है, बशर्त ये कि वो दोंदा हो। हाँ, हमें याद है डॉन लीक स्कैंडल के बाद परवेज रशीद को जाना पड़ा था। आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। ये कौन सा सन 83 का वाक़या है जो याददाश्त ख़राब हो जाएगी? साफी साहब, चीज़ें बड़ी बड़ी बासी भी हो जाती हैं। जी मीर साहब, आपने बिल्कुल राइट कहा, चीजें पड़ी पड़ी हनीफ बासी भी हो जाती हैं। इसीलिए उनको अडियाला से अटक भेजना पड़ा। सहाफी साहब, अब चौधरी साहब पर इतनी तनकीद क्यों करते हैं? देखिए है ना, जब तक ये लोग हमें इश्तिहारात नहीं देंगे, मैं इनके साथ इश्तिहारियों वाला ही सलूक करूँगा। साफी साहब, मेरा आपको मशवरा है कि पेवस्ता रह शजर से उम्मीद इश्तिहार रख। अब आपने शजर मुझे बोला है या हुकूमत को? आप शजर नहीं, शजरे ममनुआ है। अच्छा ताहिर मीर साहब, मुझे तो इन पे एक और बात का भी गुस्सा है। किस बात पर? हिना, मैंने इनको बोला कि मैंने शादी पे जाना है। अच्छा। मुझे 55 रुपए फी किलोमीटर वाला हेलीकॉप्टर चाहिए, तो इन्होंने मुझे नहीं दिया। इनको ये नहीं पता, ये सहूलत हासिल करने के लिए बंदे का कम अज कम वजीर आजम होना जरूरी है। मीर साहब, इस हिसाब से तो ये कल को पूरी कौम को तंग करेंगे कि सीधे जाइए, इधर से यू टर्न लेने के लिए बंदे को कम अज कम वजीर आजम होना जरूरी है। चौधरी साहब, वैसे इतनी लंबी लंबी छोड़ने की क्या जरूरत थी? ही ना इसको छोड़े, सहाफी साहब ने तो इससे भी लंबी छोड़ी थी। क्या? कि मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्च अपनी जेब से अदा करते थे। ये दोनों बयानात इतने मज़ाहिका खेज थे जो कई कई दिन अखबारात और सोशल मीडिया की जीनत बने रहे। अच्छा, सियासतदान के पास तो ये ऑप्शन होती है कि वो किसी सियासी बयान को सियासी करार दे के यू टर्न ले सकता है, लेकिन सहाफ़ी के लिए यू टर्न तो ज़हर कातिल है। बिल्कुल। मीर साहब, मैं इस बात से इख्तलाफ करता हूँ। अगर कायद यू टर्न ले सकता है तो सहाफ़ी क्यों नहीं? कायदाना सलाहियतें किसी में भी हो सकती हैं। वाह, अक्लमंद सहाफी के लिए लिफाफा ही काफी होता है। और बेवकूफ़ मिनिस्टर के लिए
इशारा ही काफ़ी होता है। अमीर साहब, इनको इस बात का दुख है, तकलीफ है कि हमारी हुकूमत इस मुल्क को बहरानों से निकालने में कामयाब हो गई है और इनकी पेशन गोइयां सब गलत है। कौन से बहरानों से निकाल रही है? कप्तान ने चंदा और इमदाद मांग मांग के इस कौम का वकार मजरू कर दिया है। बहुत अच्छे। इससे पहले तो वजीर आजम रॉयल्टी लेने जाया करते थे बैरून मुल्क। मीर साहब, ये जो मर्जी कह लें, पहले 100 दिन में ये बात साबित हो गई है कि इनकी हुकूमत नाकाम है। और हुकूमत की यही कामयाबी है कि वो 100 दिन पूरे निकाल गई है। ये कौन सी बड़ी बात है? आपकी पार्टी तो 126 दिन कंटेनर पे भी निकाल गई थी। जी, आप क्या पूछना चाहेंगे? मेरा सवाल सलीम साफ़ी साहब से है। मैंने आपका एक क्लिप देखा यूट्यूब पे, तो आप फवाद चौधरी साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आप काफ़ी उसमें गुस्से में नज़र आ रहे हैं। तो ये जो गुस्सा है ये नेचुरली है या किसी ने आपको पंप की है? हाँ साफी साहब, बिल्कुल, बड़ा तल्ख इंटरव्यू किया आपने। इतने गुस्से की क्या वजह थी? पहली बात तो ये है हिना, जिस बच्चे ने सवाल किया उसका अपना मुंह पंप जैसा है। देखो मेरा भाई, बच्चे, मैं अच्छे और बेहतरीन प्रोग्राम इसीलिए करता हूँ कि गवर्नमेंट की बातें और मियाँ नवाज शरीफ का एजेंडा लोगों तक पहुँचे। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। बात यह है कि अगर हम टीवी पे बैठ के अपने शोज़ में हार्ड टॉक करें तो ऐसे बच्चे कहते हैं कि आपको किसी ने पंप किया हुआ है। अगर हम प्यार से पेश आएं तो ऐसे ही लोग कहते हैं कि आपने लफाफा पकड़ा हुआ है। देखो बच्चे, किसी दिन मैं फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में आके आपको तो कुछ नहीं कहूँगा, जेड़ा तेरे नाल बैठा है मैं एदा चाटा ज़रूर पुटांगा। भाई क्यों, आप जमालियात के खिलाफ क्यों हैं? हाँ जी, ये तो है ही एंटी जमालियात। चौधरी साहब, अपने इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन आप वो बच्चे को तो देखें जिसके बड़े बाल हैं। मीर साहब, ऐसे बच्चे जुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक भी चला देते हैं। सहाफ़ी साहब स्टूडेंट्स के पीछे ही पड़ गए हैं। बिल्कुल। बात ये है कि आप हार्ड टॉक तो कर सकते हैं इंटरव्यू में, लेकिन जिस इंटरव्यू की हम बात कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी आपकी अलाइनमेंट आउट नज़र आई। आप भी मुझे सहाफ़ी कम और व्हील बैलेंसिंग वाले ज़्यादा लगे हैं। जी जी मीर साहब, जिस दिन इन्होंने मेरे साथ हार्ड टॉक की थी, लगता उस दिन घर से वदरों वाले चप्पल कबाब खा के आए थे। ये बातें छोड़ ते ले जा मेरे वदरों। इमरान खान के तर्ज सियासत पर तनकीद करते हैं, इसलिए पीटीआई के सपोर्टर इन्हें जानबदार सहाफ़ी समझते। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लोग मुझे जानबदार ही समझते हैं। और वो ठीक समझते हैं। मीर साहब, साफी साहब के अलावा और भी बहुत से एंकर्स हैं जो पीटीआई हुकूमत को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह भी फवाद चौधरी साहब है। अच्छा। चौधरी साहब का कहना ये है कि पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री 10 से 15 बिलियन रुपए की है और मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने इसको मसनूई तौर पर 30 से 35 बिलियन तक इन्फ्लेट कर दिया था। यानी वो 20 से 25 बिलियन रुपया जो है कौमी ख़जाने से मीडिया को सब्सिडी दे रहे थे, या आप कह रहे हैं कि रिश्वत दे रहे थे। अब इनका कहना यह है कि इमरान खान तो एक एक पाई जो है उसका हिसाब करते हैं और फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। इस वजह से मीडिया में एक क्राइसिस आ गया है, लोगों को फारग भी किया जा रहा है और बहुत सारे एंकर पर्सन की तनख्वाहों में कटौती भी की गई। मीर साहब, चौधरी साहब ने जो कहानी सुनाई है वो तो सच्ची ही है, लेकिन अब कटौती किसी को अच्छी तो नहीं लगती ना। सहाफी साहब, आपने फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू में सऊदी इमदाद के लिए इतने नामुनासिब अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए? देखिए हिना, मुझे आपके सर की कसम, मैं कभी ज़िंदगी में इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना करता अगर सऊदी हुकूमत इनको इमदाद ना करती तो। लेकिन मुझे लगता है कि सऊदीया की अकल पर भी पर्दा पड़ा हुआ है। अलबत्ता आपकी सहाफत से पर्दा उठ चुका है। हालांकि आशा भोसले ने बड़ी मिन्नतें की हैं, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह
अच्छा, आयशा भोसले ने तो कहा पर्दे में रहने दो, लेकिन इनकी हुकूमत का मंशूर ये है कर्जे में रहने दो, कर्जा ना मुकाओ। ख़वातीन और साथियों, वक्त हुआ एक ब्रेक का। हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूवर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है जोक म्यूजियम से आए हुए फवाद चौधरी साहब ने, जरताज गुल साहिबा ने और मौलाना फजलुर रहमान ने। शुक्रिया हिना, बड़ी मेहरबानी। आपने वो फिल्म तो देखी होगी हिना? बिल्कुल देखिए। उसमें वो गाना भी सुना होगा, मैं हूँ खुश रंग हिना। बिल्कुल। वो आप पे बहुत सूट करता है। वाह वाह मौलाना साहब, ज़ेबा बख्तियार पे भी कोई कम सूट नहीं किया है। देखिए जरताज, उस पे सूट तो किया है, लेकिन अब वो उम्र रसीदा हो चुकी है। भाई ज़ेबा बख्तियार से पहले ये रोल मलका तरन्नुम नूर जहां की छोटी बेटी हिना को ऑफर हुआ था, वाह वाह। जो हसन सरदार साहब की बीवी हैं। ओह अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे हैं आप। और हिना की जो ज्यादातर शूटिंग हुई थी वो कश्मीर में हुई थी। ये राज कपूर साहब की आखिरी फिल्म थी। इसकी शूटिंग के दौरान ही उनकी डेथ हो गई थी। फिर उनके बेटे रणधीर कपूर ने, जो करीना कपूर के अबू हैं, उन्होंने मुकम्मल की थी। जी, मौलाना साहब को इस बात का तो मलाल है, ये उस वक्त कश्मीर कमेटी के चेयरमैन नहीं थे। अगर मैं उस वक्त कश्मीर कमेटी का चेयरमैन होता तो फिल्म में मैं काफ़ी सारी अल्ट्रेशंस करवाता। जैसे वो गाना था अनारदाना अनारदाना, बहुत अच्छा था, लेकिन कोरियोग्राफी कमज़ोर थी थोड़ी। देखा मौलाना कितने टेक्निकल हैं। बिल्कुल। भाई वाकई उस गाने की कोरियोग्राफी वीक थी। उसकी वजह यह है कि ज़ेबा बख्तियार को डांस करना नहीं आता। लेकिन सितम तो ये है मीर साहब, उन्होंने बाद में भी नहीं सीखा। अगर मीर साहब ज़ेबा बख्तियार को डांस नहीं आता तो मौलाना कौन सा सरोज खान है? ज़ेबा बख्तियार ने जैसा डांस किया है ना, वो पख्तो कल्चर का है, मेदा मेदा डांस। मेदा मेदा, ओ मीठा मीठा डांस। अच्छा, हमने तो सारी जिंदगी सुना था हलवा मीठा होता है, आज डांस भी मीठा हो गया। अच्छा मीर साहब, जहाँ पे टेक्निकल बात हो रही है तो एक और आपको इतला देता चलूं, उस गाने में बहुत बड़ी गलती थी। वो क्या? वो ये कि कश्मीर के सेब मशहूर हैं, अनार तो उधर होता ही नहीं। लेकिन ये जो आप बातें कर रहे हैं ये भी आपको सेब नहीं देती। मौलाना कोई नई एपीसी नहीं ला रहे मार्केट में? हो मीर साहब, इस वक्त मार्केट में बहुत मंदी है। मार्केट की ये मंदी हमारी अक्लमंदी है। और ये मंदी हमारे कुप्तान को मुरास आ गई है। अब वो कहता है मंदी बात, मंदी 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 बात। मौलाना मार्केट के हालात बदलने तक आप अल्फाबेट से एपीसी निकाल दीजिए। अल्लाह के हुक्म से अब इनके हरूफे तहज्जी एपीसी से महरूम रहेंगे। लेकिन मैं खान साहब की गलतियां करने वाली आदत से पुरुम्मीद हूँ। जी बिल्कुल, आप खान साहब की गलतियों से ही उम्मीद रखिए, क्योंकि मुतहिदा अपोजिशन तो उनकी उम्मीदों पे पानी फेर चुकी है। मीर साहब, जितनी इनकी उम्मीदों का पानी इकट्ठा हो चुका है ना, यकीन करें उसी से पानी की किल्लत खत्म हो सकती है। लेकिन मैं अपनी उम्मीदों पे किसी को डैम नहीं बनाने दूंगा। मौलाना यकीनन आपकी फीलिंग्स उस बॉलर जैसी होंगी जो बॉलिंग एक्शन पर पाबंदी की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। हो खुदा के लिए हिना, मेरे सामने इससे होनी खेल का नाम मत लो। वैसे क्या सोचते हैं आजकल मौलाना साहब? हिने मौलाना साहब सोचते हैं सोची प्या ते बंदा गया। वो भी सीधा डयाला। हिना, देखना अभी मेरी तरफ गौर से, और मेरा तलफ़्फ़ुज़ भी चेक करना और मेरी डायलॉग डिलीवरी भी। जी जरूर। मुझे उम्मीद है वो क्या नाम है वो लंबे से लड़के का, क्या नाम है? अमिताभ बच्चन? नहीं, ऐश्वर्या राय का ससुर। अमिताभ बच्चन ही नाम है उनका। उसको मैं लेंथों से मारने लगा हूँ, अभी जरा गौर करना। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है वाह कि इत्तेहादी दिखाते न बदनीयती तो वाह, ये जद्दोजहद हुकूमत गिरा भी सकती थी। के चेयरमैनी वो कश्मीर कमेटी वाली फिर एक बार मेरे हाथ आ भी सकती थी। मगर ये हो ना सका, और अब ये आलम है वाह वाह। कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं।
गुजर रही है कुछ इस तरह से जिंदगी जैसे, वाह, इसे किसी के सहारे की जरूरत भी नहीं। अरे वाह, क्या बात वाह है। वाह 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 वाह, मजा करा दिया आज ताहिर लुधियानवी साहब। अमीर साहब एवं ही मौलाना को शायरी की सब्सिडी ना दे, इनको सहारे की जरूरत है, इनको तो कोई पल्ला नहीं पकड़ा रहा। बिल्कुल सही पोएगी। जब तक हुकूमत में है बल्ला, कोई ना पकड़ाएगा पल्ला, वल्ला वल्ला वल्ला। वाह 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 वाह, आपको कहना चाहिए कि जब तक हुकूमत में है बल्ला, इस कौम का हाफिज है अल्लाह। मौलाना साहब जब तक हुकूमत में है बल्ला, करप्शन करने वाला अंदर जाएगा कल्ला कल्ला। वैसे असल लाइन ये बनती है कि जब तक हुकूमत में है बल्ला, मिनिस्टर बन गया जमाने दा नगल्ला। मौलाना लगता है आप हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं हैं। है ना, आप हुकूमत की बात कर रही हैं, मैं तो अपोजिशन से भी खुश नहीं हूँ। ये हुकूमत तो बिल्कुल आमरीत की हुकूमत लग रही है। मौलाना के लिए हर वो दौरे आमरीत है जिस हुकूमत में ये होते नहीं। बिल्कुल सही बात है। ओहो मीर साहब, जुल्म की इंतहा देखिए। हुकूमत तो क्या, मैं तो अपोजिशन का भी हिस्सा नहीं। मैं तो अब तक हैरान हूँ ये मुल्क चल कैसे रहा है। यही बात हम भी सोचते थे जब आप हुकूमत का हिस्सा थे। मौलाना साहब का तो उस नौजवान लड़के जैसा हाल है जिसका इंटरनेट पैकेज भी नहीं होता है और मोबाइल में बैलेंस भी नहीं होता है। देखिए जरताज, बात तो आपने मेरे खिलाफ की है, लेकिन नौजवान लड़का कहने के लिए शुक्रिया। भाई मौलाना ने तो हुकूमत के पहले 100 दिन का जो एजेंडा है उसको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। मीर साहब ये 100 डेज का जो एजेंडा है, इसको तो ये आप रिजेक्ट कर रहे हैं ना। इलेक्शंस के रिजल्ट को तो उस वक्त ही रिजेक्ट कर चुके थे और उन्होंने ये भी कहा था कि जो सारा इलेक्शन है वो दोबारा होगा। जी बिल्कुल, इसी पे मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मौलाना साहब अपने 1 किलो गोश्त के लिए जमहूरियत की भैंस को ज़िबा करना चाहते हैं। है ना, आपने हुकूमत के 100 डेज का जिक्र किया तो मुझे माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ की 100 डेज मूवी याद आ गई। मौलाना साहब आपकी बातों से लगता है कि शोबिज में आपका काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। देखिए है ना, शोबिज तो जनरल नॉलेज है और जनरल नॉलेज के बारे में जी जानता है। हाँ, अलबत्ता मुझे क्रिकेट बुरी लगती है, उसका खिलाड़ी चाहे ग्राउंड में हो चाहे हुकूमत में, मुझे जहर लगता है। मौलाना साहब आपसे जो भी सवाल किया जाए जवाब में आप हुकूमत पर तनकीद क्यों करते हैं? हुकूमत भी जब हुकूमत में नहीं थी तो हर जलसे में मुझ पे तनकीद करती थी। लेकिन है ना, हम इस जाली हुकूमत को नहीं मानते। लेकिन मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों ने मान लिया है। हम उन जमातों को भी नहीं मानते। और अगर आपको वजीर पेट्रोलियम बना दिया जाए तो फिर थोड़ी बहुत मान लेंगे। वाह मौलाना वाह, दिल लहजा निकी जी हाँ करके। आहा, हिना वो जॉन एलिया का शेर है कि जिंदगी किस तरह से होगी बसर, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। अरे क्या बात है। इसी तरह मौलाना साहब का दिल नहीं लग रहा सियासत में। वाह 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 वाह, वो पहले वाला मिसरा अच्छा था, दिल लहजा निकी जी हाँ करके, मैं सिलाई मशीन तेनों दिती सी बच्चों दी मां करके। अच्छा अपना सकाफती बुजुर्ग, ज़रा ये भी बताइए कि ये गाना गालबन रीमा और साइमा पे हुआ था। क्या बात है मौलाना सैयद नूर साहब। मौलाना साहब तो हलवे की प्लेट बजा बजा के आजकल यही गुनगुनाते रहते हैं, ए कश्मीर तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। शुक्रिया। है ना, आज आपने ज्यादती की है। वो क्या? देखिए वो 2 लोग हैं और मैं अकेला, ये मुकाबला बनता नहीं। आप तो अकेले ही सब पे भारी हैं। थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। मौलाना साहब अब अपने आप को अकेले रहने की आदत डाल लें, क्योंकि सारे इत्तेहादी आपके जेल जाने वाले हैं। अब्दुल हमीद अदम ने क्या खूब कहा है। आपको ही कहा है, मैं तो उस दिन घर ही नहीं था। यार दोज़ख में है मुकीम अदम, खुल्द से इंतकाल कर चलिए। मीर साहब, अदम ने तो कह दिया और आपने भी कह दिया, लेकिन मैं कभी नहीं कहूँगा कि यार अडयाला में है मुकीम अदम, DI खान से इंतकाल कर चलिए। और वैसे भी मुझे इंतकाल से बहुत डर लगता है। खबर
मदीना साथ का वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे बिग बैंग थ्योरी पर, यानी कायनात और इससे जुड़े राजों पर। वाह वाह वाह, करांगे जरूर, लेकिन आज किड्डा बुरा लगा ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जी ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, हमारे साथ है मटकू मियां। आज किथे जो वालां वाली डैन। वाजिद ऐसे ना बोलें भाई, उनको चोटें लगी हैं, थोड़े बीमार हैं, उनको रेस्ट की जरूरत है, जल्दी वो हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन है ना, उनके बगैर थोड़ा फ्लैंग जो है सूना सूना लग रहा है। हाँ बिल्कुल, उनकी कमी तो भाई बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, लेकिन शेरी ने पूरी जगह घेर ली है उनकी भी। सट्टा ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਹਾਂ। ਸੀੜੀਆਂ ਤੱਕ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁਬੀਨ ਗਬੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਜੂਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਤੇ ਬਰੀਕ ਅੰਗੀ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਦਰਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਜੂਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਸਾਮ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। भाई साइंसदानों के मुताबिक बिग बैंग 13.7 बिलियन साल पहले हुआ है, यानी 13 अरब 70 करोड़ साल पहले हुआ है। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ जी ਨਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ 'ਚ ਪਾਣ ਲੱਗੇ। ओहो भाई, पता है तब साइंसदान भी नहीं थे और उनके अब्बे भी नहीं थे, लेकिन ये जो थ्योरी है ना, ये बहुत ज्यादा रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बाद प्रेजेंट की गई है। लेकिन हिना, आपने जितनी पुरानी बात बता दी, आपके लिए तो ये कल की बात होगी। सानू तो नहीं ना पता कितनी पुरानी गल है। भाई साइंसदानों का कहना है कि बिग बैंग के 2 अरब साल तक तो जो है वो कुछ भी नहीं था। पहले इब्तदाई तौर पर गैसें पैदा हुई हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। अच्छा। फिर 3 अरब साल के बाद जो है मुख्तलिफ गैसेस ने मिली आपस में, केमिकल रिएक्शन हुए और फिर लाइट गैसेस पैदा हुई। भाई कायनात में जो बुनियादी गैसेस हैं वो हैं हाइड्रोजन और हीलियम। जी। फिर इसके बाद जो है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और दूसरी गैसेस हैं। मीर साहब, ये रिएक्शंस तो होते रहे, लेकिन ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये तो बहुत बाद में आए ना। जी बिल्कुल, इंसानी जिंदगी तो बहुत बाद की बात। मीर साहब, हमारी जो कायनात की उम्र है वो 13 अरब 70 करोड़ साल है। ओए होए होए, तौबा तौबा। वैसे मीर साहब, एडी पुरानी रिसर्च कादे तो ले आए हो तुसी आज? ये उतनी पुरानी रिसर्च है जब आप पैदा हुए थे। बहुत अच्छा। तौबा तौबा तौबा। देखो, और 13 अरब 70 करोड़ साल पुरानी गल भी उंजी कर रहे ने जिवें कल दी गल है। असी ते फोन रखे हुए 15 मिनट बाद भुल जांदा बंदा, किथे रख बैठा यार, समझ नहीं आ रही। ए देखी किधर इत्थे तो नहीं पिया। इसी चक्कर में वाजिद आप हमारे फोन भी उठा के ले जाते हैं। ए मीर साहब, तुसी हुण कह रहे सो कि गैसां दा दौर सी, उदों गैसां ही हुंदियां सी। बिल्कुल। वैसे शेरी उदों कोई एक अद्धा CNG पंप बनाया हुंदा, अज पैसा ही पैसा होना सी। ਉਦੋਂ ਪੰਪ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨੈਬ ਦੀਆਂ ਤਰੀਖਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। भाई ये जो कायनात की एज बताई जा रही है कि 13 अरब 70 करोड़ साल है, इसने अब 5 अरब साल मजीद फैलना है। अल्लाह खैर करे, ना पहले वाली याद रहनी ना अगली याद रहनी। यानी फिर हो गया 18 अरब 70 करोड़ साल कायनात की एज होगी। वाह 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 मीर साहब, 5 अरब साल हले होर रहना है जी। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। ये तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ पल की खबर नहीं ना, ਇਹਨਾਂ ने तो उदों भी होना जे। क्यों मैं आबे हयात पी के जमिया है ना, आपको फिरौन की मम्मी की तरह हनूद कर दिया जाएगा। इन्हें 5 अरब साल बाद भी अम्मा नू कहना, अम्मा ए मेरियां झुरियां च वैपर तां फेरी। ओए ओए, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਸੱਪ ਹੈ। ਵੇ ਨਹੀਂ ਅੜਿਆ, 5 ਅਰਬ ਸਾਲ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਤੇ ਕੱਛੇ ਕੁੰਮੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ये 5-6 घंटों का एहसान ना करे मेरे पे। यानी लकी की आखिरी रीलें चल रही हैं। ए भी शुक्र करो पहली खातून है जिन्हों कहता है मेरी उम्र भी लगे, नहीं तो जेहो जा मुंह ने हमेशा ही कहा जा मेरी कालक भी तेनों लगे। अच्छा भाई, ये तो थ्योरी है ना कि कायनात की एज है 18 अरब 70 करोड़ साल। सुभान। अब जब इस कायनात ने अपने नुक्ता अरूज पर पहुंचना है, उसके बाद रिवर्स है, यानी कायनात के फिर सुकड़ने का अमल शुरू होना है। इसके बारे में 2 तस्वुरात हैं। एक तो ये कि फौरन कायनात खत्म होगी, और दूसरा ये कि 18 अरब 70 करोड़ साल ही दोबारा ये सुकड़ने पे लगाएगी।
ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਹਲੇ 5 ਅਰਬ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇਗੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ है दुनिया तबाही के दहाने पे खड़ी है, तैयारी कर ले, क़यामत आने वाली है। क़यामत आने वाली है? हाँ जी। ले फिर मैं कोठे तो मंजियां ला ले आऊं। बह जा मेरी जान, क़यामत आने वाली है, बारिश नहीं आने वाली। मीर साहब, शुरू होने के अमल को तो बिग बैंग थ्योरी कहते हैं और सिकुड़ने के अमल को बिग बैंग क्रंच थ्योरी कहा जाता है। भाई कायनात को मापने और देखने और मुशाहिदे के लिए एडविन हबल की जो खिदमात हैं वो भुलाई नहीं जा सकती। एडविन हबल कहते हैं, मीर साहब इनका ही वो हबल टेलीस्कोप है ना जिसके जरिए हम पूरी कायनात को देख सकते हैं, काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च भी हुई है उस हबल टेलीस्कोप के जरिए। जी बिल्कुल, उसी रिसर्च के तहत ये सोचा जाता है और कहा जाता है कि ये कायनात मुसलसल फैल रही है जी, और कहकशाओं, सितारों और सियारों की जो रफ्तार है वो करोड़ों मील फी घंटा है। और बिग बैंग के बारे में हबल कहते हैं कि जब इसकी इब्तदा हुई है जी, तो इतनी एनर्जी खारिज हुई है कि इसका टेम्परेचर जो है अरबों खरबों सेंटीग्रेड तक गया है। ओ माय गुडनेस, अरबों और खरबों सेंटीग्रेड। मीर साहब, जो हमारे घर में गैस का चूल्हा होता है इसका जो टेम्परेचर है ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये जो वुड फायर होती है, लकड़ी से जो आग जलाई जाती है, उसका जो टेम्परेचर है वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सिर्फ अरबों खरबों। तो बस इस्तगफार, ਇਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਾਪੜ ਬਣ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜੀ, ਐ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਗ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਐ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢਦਾ। यही गल किधरे पेट्रोल पंप ते ना करना। क्यों? उत्थे ही आग ना पै जाए। ओहो शेरी, ये टॉपिक बंद कर दियो, मेरे को ते अगे अंगीठी पई है। ये आग की टॉपिक बंद करें, आगे मेरी स्किन का मसला ही है। भाई आजकल मैं किताब पढ़ रहा हूँ स्टीफन हॉकिंग की ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम वाह। फ्रॉम बिग बैंग टू ब्लैक होल्स। उसमें बड़े हैरान कुन इंकशाफात। मीर साहब, इस पूरी बुक की समरी क्या है? मतलब कि बिग बैंग का तो हमें आइडिया है ही, लेकिन ब्लैक होल्स के बारे में वी आर क्लूलेस। थोड़ा सा बताएं क्या है? ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लैक होल ਦਾ नहीं पता? नहीं। ऐ मेरे पीछे बैठा है। भाई आप यूं समझिए कि ब्लैक होल जो है सितारों, सियारों और कहकशाओं का कब्रिस्तान है। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 3 ਸਿਤਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਦਫਨਾ ਕੇ ਆਨੇ ਹੁਣ। अच्छा मीर साहब, मतलब इसमें जो कुछ भी जाते हैं दफन हो जाते हैं। भाई ब्लैक होल इस कायनात का अजदहा ओए है, होए। यानी वो सियारों, सितारों और कहकशाओं को भी निगल जाता है। अच्छा मीर साहब, ये नाम भी बड़ा कुछ इंडिकेट कर रहा है। ब्लैक होल जो आप निगलने वाली बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। भाई ब्लैक होल को आप यूं समझिए कि ये ब्लैक होल जो है कायनात का दरवाज़ा है, यानी एक कायनात से दूसरी कायनात तक पहुंचने के लिए रास्ता या रूट। ओह मीर साहब, अक्सर हम आसमान पर देखते हैं तो ऐसा नजर आता है कि एक सितारा जो है वो टूट रहा है, तो वो क्या टूट के ब्लैक होल में तो नहीं जाता? मुमकिन है, ऐसा हो सकता है। मीर साहब, बहुत से सुपरस्टिशियस जो लोग होते हैं उनका ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई टूटा हुआ तारा आप देखें तो आप कोई विश मांगे और आपकी कबूल हो जाती है। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੇ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕਦੀ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਰਾ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੰਮਾ ਉਹ ਦੇਖ ਜਿੰਨਾਤ ਸਿਰਕਟ ਛਕੇਂਦੇ ਪੈਣ। वैसे मैंने बचपन में टूटा हुआ तारा देख के बड़ी दुआएं मांगी, ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ? ऐसे हुण मैंने याद नहीं। ਇਹੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਟੁੱਟਾ ਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਰੇ को कुछ नहीं होया, मेरे चाचे दी लत टुट गई। मीर साहब, ब्लैक होल्स के अलावा ये जो साइंटिस्ट हैं इनका ये भी कहना है कि वर्म होल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये अभी तक किसी ने देखे नहीं है। बस उन्होंने एक थ्योरी प्रेजेंट की है, लेकिन अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला, इनका कोई प्रूफ नहीं मिला कि वाकई में ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। मीर साहब, और साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि अगर ये वर्म होल्स मिल जाएं तो हम फ्लैशबैक में भी जा सकते हैं और हम अपने फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ये तसव्वुर है, और साइंसदान जो हैं वो इस पे पुरुमीद भी हैं कि इस तरह से मुमकिन है। ਹਾਏ 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 मीर साहब, ਜੇ वैसे ਇਹ टाइम आ जाए तो कितना मजा आवे। वो क्यों? ਐਵੇਂ बीवी कवे खावन ਨੂੰ, मैंने परसों आपको 300 रुपया पकड़ाया था, ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ 250 ਸੀ, ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। अगर ऐसा हो जाए तो मैं अपनी कॉलेज लाइफ पे वापस चला जाऊँ। कौन से कॉलेज में पढ़ते थे आप? कनेड में। हाँ जी, उधर बताते थे कि चपटियों से कूड़ा कैसे उठाना है, और ये चपटियां भी ऐसे सीने से लगाता था जैसे लैपटॉप। भाई कनेड कॉलेज पर गर्ल्स है, लड़कियां वहां सिर्फ पढ़ती हैं, आपका वहां कोई काम नहीं है। इनके काम के बगैर तो कॉलेज चल ही नहीं सकता। वो क्यों? ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, हाँ। ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 9 ਨੰਬਰ ਕਲਾਸ के नीचे जो गटर है वो बंद है। तुसी अपनी कॉलेज लाइफ च नहीं वापस जाना,
कालक लाइफ च वापस जाना भाई सूरज ऐसा सियारा है जो ज़मीन के नज़दीक तरीन है और इसका जो फासला है जी 93 मिलियन मील है। ओह माय गॉड, ओए होए होए 9 करोड़ ते 30 लाख मील। बिल्कुल। तौबा इस्तगफार, मैंने तो कराची जाना पवे मौत पै जाती, एडी दूर किन्ने जाना जी? सूरज पे आप जाइएगा भी नहीं, क्यों? फिर आप में और लकी जी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। भाई साइंसदानों के मुताबिक इस कायनात में जो कुछ भी है, सितारों सियारों से लेके इंसान तक, ये सारा कुछ जो है स्टारडस्ट से जो है मार्ज़ वजूद में आया है। सारे भी दस दो स्टारडस्ट की ने? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੜੇ स्टारडस्ट बन के बैठे हो, दसो हुण। भाई ये कायनाती अमल है जिसमें पुराने सितारे और सियारे टूटते हैं और उनसे नए सितारे जन्म लेते हैं। वाह 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 वाह। और वाजिद इंसानी ज़िंदगी और ये सारे अजसाम भी इसी स्टारडस्ट से ही मार्ज़ वजूद में आए। हाय हाय हाय, ये इंज होया होएगा फिर कि तारे टुट रहे सन, नाल बंदे भी डिग रहे सन। ਐਵੇਂ 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਾਰੇ ਚੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ 9 ਲੱਖ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਪੀਆ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। इथों ही का है ਇਹ ਜੀ 15.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਯੂਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ, ਇਹ ਤਾਰਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਭਲਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕੀ? ਲਾਨਤ ਐਸੇ ਤਾਰੇ ਤੇ ਜਿन्हें ਲੈਂਟਰ भी सुटता है ना। भाई एडवन हबल और दूसरे साइंसदान कहते हैं कि ये कायनात फैल रही है और जहाँ तक साइंसदान इसे देख सके हैं, इस कायनात में 170 बिलियन और कायनातें हैं। अल्लाह खैर करे, किसी तरीके मैनू इजाजत मिल जाएगी जी? क्यों? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਟ ਦਾ ਟੋਟਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਕੋ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਮੇਰੀ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। 170 बिलियन कायनातें और एक्सपैंड कर रही है। मीर साहब, ये ऐसी चीज है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। 170 बिलियन यानी 170 अरब कायनातां फैल रही ने। मीर साहब ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਗਵਾਚ ਜਾਏ ਤੇ ਕੁੰਮ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि ये कायनात अभी नातमाम है शायद, हाँ हाँ, कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून। अरे वाह, क्या बात है। बहुत अच्छे मीर। खवातीनों, साथ आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ खत्म। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।